सिडनी में ये जी। नाटक हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ एक हस्बैंड वाइफ आए, तो वाइफ जो थी उनकी, उनको आई डक की बीमारी थी, आँखें सूखी रहती थीं। लोग दोनों हस्बैंड वाइफ पाकिस्तान के थे, मुहाजिर। हुँ, हुँ, उसकी हुँ। वाइफ ने जब इस नाटक को देखा, तो पता नहीं क्या याद आया उसको कि वो रोने लगी, आँसू आ गए आँख में, इतना रोई कि ओह! अगले दिन जब ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि वो ऑपरेशन की अब ज़रूरत नहीं है। हमारे पुराने मित्र मुज़फ़्फ़र अली दिल्ली आए और बोले कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और तुम फ़िल्म के लिए लिखो। मैंने उनसे ये कहा कि देखो, नाटक वग़ैरह तो मैंने लिखे हैं, लेकिन फ़िल्म के लिए क्या लिख कैसे लिखते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। तो ओके। उन्होंने कहा कि केतन हमारे साथ हैं और उनके साथ बैठ कर के और स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो मैं अपने स्क्रिप्ट राइटिंग का गुरु जो है वो केतन मेहता को मानता हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं प्रोफ़ेसर इरफ़ान हबीब। उन्होंने जी। कहा है कि इतिहास आपके घर का पता है। अगर आप अपने घर का पता भूल जाएँगे, तो आप कभी घर नहीं पहुँच सकते। एक बार बात हो रही थी, ऋत्विक घटक आते थे दिल्ली एक ज़माने में। तो किसी ने पूछा कि दादा ये बताओ कि विचार, आइडियोलॉजी और कला, आर्ट, आइडियोलॉजी और आर्ट की क्या रिलेशनशिप है? तो दादा ने कहा ये तो बड़ा आसान है। एक तो हिंदी साहित्य और हिंदी सिनेमा, 2 जी। बहुत दूर की दुनियाएँ हैं, 2 दुनिया अलग हैं। देखिए, पहले जो है सबसे पहले इस नाटक पर गोविंद निहलानी जी की नज़र पड़ी थी। वो ये चाहते थे कि इस पर वो फ़िल्म बनाएँ। राजकुमार संतोषी जी के पास ये विषय आया, तो वो ये चाहते थे कि मैं इसके ऊपर ऐसी फ़िल्म बनाऊँ जो मेरे दिमाग में है। उन्होंने सब्जेक्ट पर बहुत लोगों से बात की, 10-12 साल से वो कोशिश में थे लगे हुए। उसके बाद फिर ये आमिर साहब उनको मिले। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार असगर वजाहत साहब हैं। असगर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी। वैसे तो आप हिंदी के जो लेखक पाठक हैं उनके बीच में आपके किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग सिनेमा से जुड़े हुए हैं, जो साहित्य और किताबों से नहीं जुड़े, उनके लिए मैं बहुत छोटी-सी जानकारी दे दूँ कि हिंदी के बड़े साहित्यकारों में असगर साहब की गिनती होती है, लेकिन साथ ही साथ वो सिनेमा से भी जुड़े हुए हैं। और मुज़फ़्फ़र अली साहब के साथ में गमन और आगमन जैसी फ़िल्में उन्होंने लिखी, उसके बाद राजकुमार संतोषी साहब ने उनके एक नाटक पर गांधी गोडसे एक युद्ध नाम से फ़िल्म अभी 2 साल पहले बनाई थी। और अब असगर साहब के बहुत ही मतलब मैं कहूँगा विश्व प्रसिद्ध नाटक जो है, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्म्या ही नहीं। इस पर राजकुमार संतोषी जी फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका टेंटेटिव टाइटल जो अभी हमारे सामने आया है, कहीं उसे लाहौर लिखा जा रहा है, कहीं लाहौर 1947 लिखा जा रहा है। इस फ़िल्म में सनी देओल नज़र आएँगे, आमिर खान इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज हम असगर साहब से साहित्य और सिनेमा की दुनिया की कुछ बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक साहित्यकार जब सिनेमा की दुनिया में होता है, तो वो कैसे संतुलन बैठा पाता है? क्योंकि दोनों दुनियाओं के अपने-अपने नियम हैं, काम करने के अपने-अपने ढंग हैं। तो असगर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक साहित्यकार होते हुए, एक प्रोफ़ेसर होते हुए, आपका सिनेमा की तरफ रुझान जो है, सिनेमा लिखने की तरफ कैसे हुआ? क्योंकि जिस दौर में आप लिख रहे थे हिंदी के साहित्य की लेखकों की दुनिया जितनी मैं समझ पाया हूँ, सिनेमा को लेकर ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहा, अगर अच्छी राय नहीं भी कहें, तो बहुत उत्साह नहीं रहा। साहित्यकार हमेशा साहित्य की दुनिया को अलग रखते रहे और सिनेमा के हिसाब से वो खुद को फिट नहीं कर पाए। ऐसे में आपके मन में कब ख़्याल आया, क्यों ख़्याल आया कि हमें सिनेमा में भी लेखन करना चाहिए? देखिए, इसकी पहली वजह ये है कि मैं चूँकि नाटक लिखता था जी। और नाटक एक परफ़ॉर्मिंग आर्ट है। जी। तो नाटक में काफ़ी लंबे टाइम से तो नहीं, लेकिन 5-10 साल से लिख रहा था और वो हो भी रहे थे दिल्ली में, नुक्कड़ नाटक भी और फुल लेंथ नाटक भी। इसी बीच हमारे पुराने मित्र मुज़फ़्फ़र अली, जो जी। बम्बई में काम करते थे उस ज़माने में, दिल्ली आए और बोले कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और तुम फ़िल्म के लिए लिखो। ओके। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो, नाटक वग़ैरह तो मैंने लिखे हैं, लेकिन फ़िल्म के लिए क्या लिख कैसे लिखते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं आता, जी। कैसे लिखा जाए।
तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ऐसा है कि केतन मेहता हमारे साथ हैं। उस ज़माने में जी, केतन मेहता अ, वहाँ से इंस्टीट्यूट से फ़ारिग होकर के जी, आए थे मुंबई। तो ओके, उन्होंने कहा कि केतन हमारे साथ हैं और उनके साथ बैठ कर के और स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो मैं अपने स्क्रिप्ट राइटिंग का गुरु जो है वो केतन मेहता को मानता हूँ। हालाँकि पिछले 30 साल से उनसे मुलाकात नहीं हुई। 30 साल हो जी, गए हैं उनसे मिला नहीं हूँ हुँ, हुँ, और इस बीच उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की है, लेकिन मैं उसको जानता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, लेकिन कभी उनसे हुँ, मुलाकात का मौका नहीं मिला। तो ये एक परिस्थिति थी कि मैं और केतन मेहता मुज़फ़्फ़र अली के जुहू वाले घर में बैठ कर के वो लगभग पूरी-पूरी रात स्क्रिप्ट पे काम करते थे और वहाँ से मुझे स्क्रिप्ट लिखने का शौक और उसकी जो टेक्नीक है, दोनों का अंदाज़ा हुआ। ये शुरुआत। तो गमन जैसे कि वो पहली फ़िल्म थी फारूक शेख साहब थे उसमें और आपने दिखाया था कि गाँव का एक युवक जो है वो कैसे शहर में आ जाता है। अब इस बात को बहुत लंबा अरसा हो गया है, 1978 में ये फ़िल्म आई थी। ये विस्थापन जो है अभी भी हमें दिख रहा है और आप एक साहित्यकार और एक लेखक के रूप में बड़े फलक पर नज़र रखते हैं। तो वो कहानी जो थी आज भी ही उतनी रिलेवेंट लगती गमन को वैसे भी हिंदी सिनेमा की जो संवेदनशील फ़िल्में हैं उनमें गिना जाता है। क्या बदला है? मैं एक मोटा-सा उदाहरण दे कर के बात करूँ, जी, पहले हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये राजस्थान के छोटे कस्बों से, शहरों से लोग जाते थे, कलकत्ता, बम्बई, लेकिन अब वो जाने लगे हैं दुबई, अब वो जाने लगे हैं विस्थापन हो रहा है अमेरिका, डंकी रूट बन गया, हुँ? तो बिल्कुल, हाँ, विस्थापन की ये प्रक्रिया जो है वो थोड़ी-सी जिसे कहना चाहिए इंटरनेशनलाइज़ हो गई। अब वो ओके। भारत देश के अंदर नहीं बल्कि अब वो देश के बाहर हो रहा है और उसकी अपनी और बड़ी समस्याएँ हैं। उसके अपने और बड़े पहलू हैं जिनके ऊपर विचार किया जाए। तो विस्थापन तो है और विस्थापन आपको जो अपरूट करता है, तो अपरूटिंग पर मैंने काफ़ी लिखा है, जी, जो मेरे अनुभव भी रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। तो मेरा एक पूरा उपन्यास है इसके ऊपर कि जो अपरूटिंग की कहानियाँ हैं, उनको उनको मिला के लिखा गया है। तो वो समस्या आपने ठीक कहा आज भी है, लेकिन ये कि कई रूपों में वो बदल गई है और उसका जो भौगोलिक एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो भी बढ़ा है या बदला है। ये पर ये जो 1947 की बात जो गांधी गोडसे वाला जो प्रसंग जो आपने लिखा है, फिर ये 1947 में जो लाहौर की कहानी है, मतलब हम पीछे देख रहे हैं, आज के समय में ये चीज़ आपको कितनी ज़रूरी लगती है? क्योंकि होता तो है कि भई हम समय के साथ आगे बढ़ें। क्या चीज़ें हैं देखिए कि ऐसा हम है रुके हुए दे हैं वहाँ पर? जी, नहीं देखिए ऐसा है कि एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं प्रोफ़ेसर इरफ़ान हबीब। उन्होंने जी, कहा है कि इतिहास आपके घर का पता है। आपके घर ओके। का पता है, आपका होम एड्रेस है। अगर आप अपने घर का पता भूल जाएँगे, तो आप कभी घर नहीं पहुँच सकते। इसी तरह से अगर आपकी इतिहास की समझ क्लियर नहीं है, अगर आप इतिहास को ठीक से नहीं समझ पाते, तो आप वर्तमान को भी समझ नहीं पाएँगे। तो वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है और गांधी गोडसे में ये एक प्रमुख रूप से ये बात आती है कि हम अपने वर्तमान को अगर समझना चाहें, तो हमने अतीत में जो जिया है, अतीत में जो कुछ हुआ है, उसमें क्या गलतियाँ हो गई हैं, कहाँ चूक हो गई है, क्या करना था, क्या हम नहीं कर पाए। अगर हम इसको जान लेते हैं, तो हमको आगे का अपना रास्ता बनाने में आसानी होती है। तो गांधी गोडसे एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि वो हमारे वर्तमान के ऊपर एक बहुत गहरा जैसे उदाहरण के लिए
बहुत से इश्यूज़ हैं हमारे आज के जैसे पर्यावरण है, जैसे मान लीजिए प्रशासन है, जैसे मान लीजिए कि लोकतंत्र है, हुँ? इन जी, सब विषयों पर जो आज के विषय हैं, उनके ऊपर गांधी गोडसे फ़िल्म जो है वो एक नई रोशनी डालती है। गांधी जो हैं, वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी चाहते थे, प्रगति का कॉन्सेप्ट क्या था उनका, प्रगति आरोपित नहीं होना चाहिए, इम्पोज़्ड नहीं होना चाहिए। कि आपने कहा किसी से कि हम तुम्हारी प्रगति करना चाहते हैं, हम तुम्हारा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। लोगों को खुद ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी समस्या को समझें और उस पूरी प्रक्रिया में शामिल हों। तो ये सारी बातें आपको इस फ़िल्म में मिलेंगी, है ना? और उसके जी। बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जो वैचारिक डिबेट है, हमारे देश में जो जी। डिबेट कभी नहीं हुई, हुँ, गांधी और गोडसे के विचार उनके बीच में डिबेट नहीं हुई है। एक-दूसरे को नहीं लोग हुई। बुरा कहते रहे, वो उसकी आलोचना कर रहा है, वो उसकी कर रहा है। लेकिन आलोचना राजनीतिज्ञ करते हैं, ये राजनीति में होती है, लेकिन जो कोई स्कॉलर है, राइटर है, तो वो डायलॉग करता है। वो आलोचना के ऊपर उसका उतना विश्वास नहीं होता है, तो आलोचना करने से कुछ मिलेगा नहीं। आप मुझे बुरा कहते रहिए, मैं आपको कहता रहूँगा। लेकिन अगर हम कारण को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है? तो गांधी और गोडसे में ये एक बहुत प्रमुख बात है, भारत की एक वैचारिक संघर्ष को ये फ़िल्म दिखाती है और ये बल देती है कि इस वैचारिक संघर्ष पर बात होनी चाहिए। ये आप बात करने की बात कर रहे हैं, हम इतिहास की बात की, आपने लोकतंत्र की बात की, मगर आजकल ये सारी चीज़ें विवादों में बदल चुकी हैं। इतिहास जैसे ही आता है तो आपको ऐसा लगता है कि किसी विवाद को आप छेड़ने जा रहे हैं या कोई विवाद छेड़ दिया है। बात करना तो वो संवाद वाली स्थितियाँ जो हैं वो लगातार कम होती जा रही है। इतिहास के पुनर्लेखन की बातें होती हैं, कहा जाता है कि भई इतिहास तो सब गलत लिखा गया है, उसको नए सिरे से लिखने की ज़रूरत है। एक राइटर के रूप में आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि राइटर जो है आपने पूरा क्योंकि गांधी गोडसे की बात की है, लाहौर की बात हम करेंगे। ये सब इतिहास की चीज़ें हैं। अब ये है कि इनका पुनर्लेखन किया जाना चाहिए, इतिहास गलत लिखा गया है। ये किस तरह से हमें समझना चाहिए, एक आम दर्शक को, एक आम व्यक्ति को? क्योंकि पॉलिटिकल डायलॉग अलग है, लेकिन जैसा आपने कहा कि आम व्यक्ति को भी खुद समझना चाहिए, इतिहास हमारे घर का पता है। तो वो व्यक्ति फिर कैसे ढूँढे, एक आम व्यक्ति? देखिए ऐसा है कि ये इतिहास जो है वो समाजशास्त्र का विषय है ना? ये जी, सोशल साइंसेज़, ह्यूमैनिटीज़ जिसे कहते हैं जी, और इतिहास लिखने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। इतिहास वो नहीं है जो हम कह दें कि ये इतिहास हो गया, तो वो इतिहास है। इतिहास जो है वो साक्ष्यों के ऊपर आधारित होता है। अगर कोई साक्ष्य दूसरे लाता है, हुँ, वैज्ञानिक ढंग से उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है, तो उसके ऊपर विचार ज़रूर किया जाना चाहिए और चीज़ों को बदला जाना चाहिए या कम से कम वो पक्ष उसमें जोड़ देने चाहिए, जो नई शोध हो रही है ना? लेकिन ये जी, है कि ये इतिहास में केवल किसी प्रकार के राजनैतिक उद्देश्य के लिए जाना, है ना? वो जी, पुनर्लेखन नहीं होगा। वो ये होगा कि आप इतिहास को मिसयूज़ कर रहे हो, इतिहास को आप बिगाड़ रहे हो, है ना? आप इतिहास बिल्कुल। को बदलो ज़रूर लेकिन जो आधार हैं बदलने के ना उन आधारों पर बदलो। तभी लोगों के लिए और पब्लिक के लिए उसकी भलाई है, वरना नहीं है। तो ये इतिहास में जाना अपने आप में बहुत हुँ, अच्छी बात है, बड़ा वैज्ञानिक बात है, लेकिन ये कि वो पूरा डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ता है, तभी वहाँ आप जाएँगे। जी। इधर आजकल फ़िल्मकारों का भी बड़ा प्रिय विषय हो गया है इतिहास जो है। तो हमने पृथ्वीराज चौहान पर आई फ़िल्म से लेकर जो है राम सेतु और बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स ये सारी चीज़ें देखी हैं। सिनेमा के नज़रिए से इतिहास लोगों को पढ़ाने की और बताने की कोशिश करना ये जो कोशिशें हो रही इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इस पर तो एकदम सीधे-सीधे
लोगों में, दर्शकों में 2 धड़े बढ़ जाते हैं। एक तरफ एजेंडा फ़िल्में कह दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं। क्या ये फ़िल्में आपने देखी हैं? आपने किस तरह से उनको अगर देखी हैं तो महसूस किया है, क्या समझा है? या फिर ये जो इतिहास के प्रति जो फ़िल्मकारों का प्रेम है, कि लोगों को समझाया जाए सिनेमा के थ्रू इतिहास? देखिए, फ़िल्म माध्यम की एक बहुत बड़ी कमी और ट्रेजेडी है। एक बहुत बड़ा उसके साथ बंधन है और वो है आर्थिक, वो है आर्थिक। जी, उसका जो अर्थ है या जो उसकी पूरी आर्थिक व्यवस्था है, वो एक बहुत बड़ा बंधन है हमारी इंडस्ट्री में या हो सकता है बाहर भी हो, जी। कि आपको जो भी चीज़ बनानी है उसे लोग पसंद करें। आपको जो भी चीज़ बनानी हो, जी। उससे पैसा हुँ, आए। जी, तो अब लोग पसंद क्या करेंगे, ये इतिहास नहीं है। इतिहास ये नहीं है कि लोग क्या पसंद करेंगे, है ना? तो बिल्कुल। लेकिन ये फ़िल्में जो हैं उनका पूरा का पूरा जो मोड है, वो ये है कि हुँ, लोगों की क्या रुचि बनी है, लोग क्या पसंद करेंगे और हम क्या बनाएँ। तो उसमें फिर इतिहास नहीं रह जाता। उसमें फिर ये रहता है कि इतिहास को लेकर आप किसी चीज़ को बेचना चाहते हो, है ना? हुँ, कोई विचार बिल्कुल। है, कोई थॉट है, हुँ, उसको आप चाहते हो कि हम इसको बेचें। इसके ग्राहक बहुत हैं, इसको खरीदने वाले बहुत हैं। तो हम जब इसको बेचेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा, हुँ? बहुत मुनाफ़ा होगा। बिल्कुल। तो घूम फिर कर के बात वहीं आ जाती है कि जो माध्यम की बहुत बड़ी मजबूरी है, वो आड़े आ जाती है। आड़े आ जाती है तो इसलिए ना तो मुग़ल-ए-आज़म और ना मान लीजिए कि जो इधर की फ़िल्म बनी, ये इतिहास नहीं है। ये जी। इतिहास नहीं है। ठीक है, इतिहास को आपने माध्यम बना के जो आप हुँ, एक लोगों को मैसेज देना चाहते हो, वो आपने दे दिया है। लेकिन वो इतिहास नहीं है, है ना? तो हम लोग इसको साहित्य में बहुत पहले से होता आया है, जैसे जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं पूरे, जी। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखे गए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वो नहीं था कि जो इन इस माध्यम का है, फ़िल्म के माध्यम का है, वो दूसरा था। ये बात आ जाती है सामने। हुँ, हुँ, हुँ। तो ठीक है, फ़िल्म मेकर बनाता है अब अपने हिसाब से चीज़ें बात आती है एक लिबर्टी की, क्योंकि सिनेमा को हम एक ये छूट तो देते ही हैं कि चाहे वो साहित्य पर सिनेमा बन रहा हो या इतिहास पर, कि कुछ हद तक वो छूट ले सकता है। एक लेखक के तौर पर जब आपकी कृतियों पर जो है, आपकी कहानियों पर, आपके नाटकों पर फ़िल्में बनी हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं एक लेखक के रूप में? आपने तो एक जो मौलिक चीज़ लिखी, अब फ़िल्म मेकर उस पर कुछ छूट ले रहा है। उसको कहाँ तक वो छूट लेना चाहिए? और क्या वो छूट उसकी जैसे आपने कहा सिनेमा के माध्यम की अपनी कुछ सीमाएँ हैं। क्या वो जो छूट लेता है तो उसको राइटर से डिस्कस करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए या फिर वो स्वतंत्र है एक निर्देशक के रूप में कि वो अपने हिसाब से ही बनाए? देखिए, पहली बात तो ये डिस्कस करने की है जी, कि ये 2 माध्यम हैं अलग-अलग। बिल्कुल। लेखन का माध्यम और फ़िल्म का माध्यम 2 अलग हैं। जी, इनमें दोनों में बहुत सी खूबियाँ ऐसी हैं कि जो दूसरे वाले में नहीं है। फ़िल्म में बहुत कुछ ऐसा है जो लिखित साहित्य में, लिखे गए साहित्य में उस तरह से नहीं हो सकता और बहुत कुछ ऐसा लिखे हुआ साहित्य में है, शब्दों में है, जो आप फ़िल्म के माध्यम में नहीं डाल सकते बिल्कुल, हो, है ना? और बिल्कुल। एक बात और मज़े की है कि देखिए, जी, जो लेखन है, जो राइटिंग है, जो हमारी भाषा है, तो भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। भाषा जी, का व्याकरण बहुत पुराना है और फ़िल्म का व्याकरण बहुत नया है। तो सही बात, एक बिल्कुल। बहुत पुराने व्याकरण की चीज़ को आप एक नए व्याकरण में लाने की कोशिश कर रहे हो, ये अपने आप में भी एक बड़ी बहुत भारी चुनौती एक बहुत भारी चुनौती है। बिल्कुल, अच्छा, दूसरा इसी के साथ-साथ एक बात है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चीज़ आती है, तो उस माध्यम की अपनी आवश्यकता है। आवश्यकता मैं कमर्शियल नहीं कह रहा हूँ।
जी। आवश्यकता मैं कह रहा हूँ पात्रों को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि हमने तो नाटक में मंच के ऊपर एक पात्र खड़ा कर दिया कि ये सिकंदर मिर्ज़ा है, ये लखनऊ से लाहौर गया है। मंच पर हुँ, आ गया, वो लोगों ने मान लिया। लेकिन फ़िल्म में ये नहीं हो सकता है। फ़िल्म में ये नहीं हो सकता। फ़िल्म हुँ, में ये नहीं हो सकता कि आपने किसी को पर्दे पे लाके खड़ा कर दिया और कहा कि साहब ये वहाँ से आ गया, ये ऐसा नहीं। आपको उसके बैकग्राउंड में जाना होगा, है ना? हुँ, आपको वो बातें जोड़नी होंगी, जो नाटक के माध्यम में नहीं आ पाई हैं, है ना? तो जी, इस तरह से जब 2 माध्यम एक-दूसरे से मिलते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मूल रचना में कुछ बदलाव अपेक्षित होता है, ज़रूरी है। जो कहता है कि नहीं जी मेरे एक शब्द को मेरे तो शब्द पे वो सब उससे मैं सहमत नहीं हूँ, है ना? ऐसा हुँ, हो नहीं सकता। जी, या वो अच्छा साहित्य नहीं या वो अच्छी अच्छी फ़िल्म नहीं बनेगी, अच्छा साहित्य नहीं बनेगा। हुँ, अब देखने की बात ये है कि जो थ्रस्ट एरिया है, मतलब जो आप मूल रूप से कहना चाहते हैं, वो बदले हुए माध्यम में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम मूल रूप से ये कहना चाहते हैं कि ये जो मेल-मिलाप है, दोस्ती है, जो मानवता है, ये देश-काल की, भाषा की, धर्म की सीमाओं को पार कर जाती है। इन सीमाओं को ये पार करती है। ये हमारा कहने का बहुत-बहुत एक जिसे कहेंगे मूल मंत्र है। ये फ़िल्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये अगर आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हम फिर उन छोटी डिटेल्स में नहीं जाएँगे कि हमने तो नाटक में दिखाया है कि ये टोपी लगाता था और आपने इसको हुँ, वो टोपी नहीं दी, जो टोपी मैंने लिखी थी। वो बात मीनिंगलेस हो जाती है ना? तो जो मेन थ्रस्ट एरियाज़ हैं, आइडियोलॉजिकल, वैचारिक, जी। वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये एक देखने की बात होती है। तो महत्वपूर्ण ये है। तो 2 माध्यमों के बीच की जो बात हो रही। जी। तो यही 2 माध्यम इसका साफ मतलब है कि भई दोनों की राइटिंग का फॉर्मेट एकदम अलग-अलग है, उसकी सोच और उसकी टेक्निक्स बिल्कुल अलग है। पर दोनों चीज़ों की अपनी-अपनी अपने-अपने चैलेंज भी हैं। जब आप लिटरेचर भी लिखते हैं, जब आप सिनेमा भी लिखते हैं और तब आपको क्या महसूस होता है? मतलब दोनों के चैलेंजेस क्या-क्या हैं? एक राइटर के रूप में कहानी, उपन्यास या नाटक लिखना, इसकी क्या चुनौतियाँ होती है? या फिर इसके मुकाबले सिनेमा की राइटिंग जो है थोड़ी-सी कम मेहनत वाली पड़ती है। तो फिर भी उसके अपने क्या चैलेंज होते हैं? देखिए, उसके अपने चैलेंज ये होते हैं कि आपको विचार को कन्वर्ट करना होता है दृश्य में, एक्शन में, जो जी, अपने आप में बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है कि आपका जो विचार है, आप विचार को एक्शन में कन्वर्ट करो, है ना? बहुत, ओके। बहुत मुश्किल काम होता है। ये एक चैलेंज होता है, फ़िल्म के अंदर जो आता है ना? ये एक चैलेंज होता है। जी, अच्छा, लेखन के जो चैलेंजेज़ हैं, वो तो चैलेंजेज़ अपना है ही हैं, बहुत अलग हैं। जैसे उसका चैलेंज जो है लेखन का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप कला को मतलब ये फ़िल्म का भी है लेकिन कला को और हुँ, विचार को किस तरह से आप मिलाओ। एक बार बात हो रही थी ऋत्विक घटक आते थे दिल्ली एक ज़माने में, तो जी, उनके साथ शाम को बैठक होती थी, हम लोग जाते थे सब। तो किसी ने पूछा कि दादा ये बताओ कि विचार, आइडियोलॉजी और कला, आर्ट, आइडियोलॉजी और आर्ट की क्या रिलेशनशिप है? तो दादा ने कहा ये तो बड़ा आसान है, वही रिलेशनशिप है जो दाल और नमक की है। नमक आइडियोलॉजी है, आर्ट जो है दाल है। अगर तुमने दाल बहुत में बढ़िया। नमक ज़्यादा डाल दिया तो तुम खा नहीं सकते हो और कम डाल दिया तभी भी नहीं खा सकते हो। ये चैलेंज जो है वो आर्ट में भी, राइटिंग में ये आपको ये एक बेसिक चैलेंज है जो कि किसी भी आर्ट में आपको दिखाई देता है। तो ये लेखन में और ज़्यादा और ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि आपके सामने शब्द हैं, है ना?
शब्दों के ही बिल्कुल। माध्यम से आपको करना है। तो ये दोनों माध्यम और भी बहुत सी बातें हैं जिनकी बहुत जी, बहुत डिटेल में हम जाएँ। जी, जैसे मान लीजिए कि दृश्य बनाना है, बिंब बनाना है तो वो राइटिंग में जो बिंबों को बनाना है, तो वो और फ़िल्म में जो बिंब बनाते हैं, तो दोनों के अंदर जो है वो क्या अंतर है, किस प्रकार से हैं, वो बहुत विस्तार की बात है। जब आप एक कहानी, उपन्यास या नाटक एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पर तो आप अकेले लिख रहे होते हैं। पूरा फ़ोकस्ड और आप अकेले। लेकिन फ़िल्म की राइटिंग में ख़ास तौर पर इधर हम देख रहे हैं। पहले तो उतना नहीं था लेकिन अब हम इधर देख रहे हैं कि कहानी कोई लिखता है, स्क्रिप्ट लिखने वाले 2-3 होते हैं, एडिशनल सीन लिखने वाले भी होते हैं, डायलॉग कोई और लिखता है। तो ये एक चीज़ अब बहुत तेज़ी से पनपी है, पिछले कुछ भई सलीम जावेद साहब की जोड़ी आई थी, वो समय पुराना हो गया। लेकिन अब जो है बहुत सारी फ़िल्मों में यही हो रहा है कि कई लोग मिलकर लिख रहे हैं और कंटेंट का संकट दिखता है। इतने सारे लोग मिलकर लिखते हैं, उसके बाद भी ना कहानी में बात बन रही, ना स्क्रिप्ट में बात बन रही, ना डायलॉग्स में बात बन रही। तो क्या ये जो तरीका है काम करने का ठीक है? या आप मानते हैं कि सिनेमा की राइटिंग भी ठीक उसी तरह होना चाहिए जैसे कहानी, उपन्यास या नाटक की लिटरेचर में है कि एक ही आदमी सारी ज़िम्मेदारी सँभाले? देखिए ऐसा है कि जो इंडिविजुअल टैलेंट है, जी, इंडिविजुअल टैलेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मोटी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिविजुअल टैलेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 10 आदमियों को बिठा देंगे, हम एक रूम में 10 लोगों को बिठा देंगे तो वो कहानी बना देंगे। हुँ? 10 लोग कहानी बिल्कुल, बना भी सकते हैं नहीं मतलब संभावना इसकी है कि शायद नहीं बना पाएँ, है ना? जी, संभावना इसकी बहुत बिल्कुल। होती है। हुँ, इसीलिए आप देखिएगा कि जितने नए हमारे फ़िल्म मेकर हैं, इनके पास कहानियाँ नहीं हैं, क्योंकि कहानियाँ थी नहीं, कहानियाँ बनाने की कोशिश कहानियाँ बनती नहीं है। जैसे कहा था जी, कि हाँ, शायरी की नहीं जाती, शायरी हो जाती, है बिल्कुल, ना? तो हाँ, इसी तरह से कहानी हो जाती है, कहानी गढ़ती नहीं है। गढ़ी हुई हुँ, कहानी जो है, वो अगर आपने एक बोर्ड बना दिया, बोर्ड में कहानी गढ़ी जा रही है, तो ये तो सबसे थर्ड रेट काम है, सबसे घटिया और गंदा काम है कि आपके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास ऐसे कोई लोग नहीं हैं, है ना? आपके पास कोई ऐसी बुद्धि नहीं है कि जो आपको कहानी दे सके। हुँ? आप कहानी गढ़ बिल्कुल, रहे हैं। अच्छा और गढ़ते भी कैसे हैं ये? कहानी गढ़ने का तरीका है, आपको एक दृश्य याद आया, आपने कहा भई एक औरत पानी भर रही है, उसके साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, ये पानी लेके न हाँ, 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 वो मैंने देखा था एक गाँव में कि कौवा आ जाता है, वो कौवा बैठ जाता है। अरे! अरे नहीं, नहीं मैंने देखा बकरी आ जाती है, बकरी। अब आपकी कहानी बनना शुरू हो गई। अच्छा आम तौर से होता ये है कि ग्रुप वर्क में लोग एक-दूसरे की बात को ये कह के मान लेते हैं कि यार विवाद से क्या फ़ायदा? उन्होंने कहा चलो बकरी को सच भी है। डाल दो यार, बकरी भी आ गई, कुत्ता भी आ गया। तो इस तरह की कहानी बनती है। कुछ फ़िल्मों को मैंने देखा कि वो जब शुरू होती हैं, तो इतनी बढ़िया स्थिति से शुरू होती हैं, इतने बढ़िया कंटेंट को लेके शुरू होती हैं, लेकिन बाद में वो कंटेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब वो दूसरे एरिया में चला सही है, जाता है। वो पूरी नहीं हो पाता, है ना? तो ये बिल्कुल। होता है कि फ़िल्मों में जो कहानी के लिए है, कि कहानी एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। कहानी उसी तरह है जैसे कोई पशु-पक्षी, आदमी है, एक ऑर्गेनिक यूनिटी। तो जब आप ऑर्गेनिक यूनिटी को ही नहीं स्वीकार कर रहे हो, आप हुँ, ऑर्गेनिक यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? बिल्कुल, और ऐसे लोगों को साथ लेके कर रहे हो कि जो आम तौर से जिनका लेखन से या पढ़ने से कोई संबंध नहीं है। यानी फ़िल्मों में जो सबसे बड़ी कमी मैंने देखी लोगों में वो ये है कि पढ़ने का समय नहीं है किसी के पास। पढ़ने का समय नहीं, लिखने का भी समय नहीं है। हुँ, हुँ, तो पढ़ने-लिखने का समय नहीं है, तो फिर कहानी कैसे बनेगी, है ना? जब तक कि वो अध्ययन नहीं है किसी का,
हुँ। तो वो क्या से करेगा? नहीं कर पाएगा। ये है। वो कहानी फिर बोर्ड पर बनती है जैसे आप बता रहे हैं, वही प्रोसेस है आजकल का। एक और चीज़ आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए मतलब लगभग 50 साल हो रहे हैं। सिनेमा से भी अगर हम देखें लगभग उतना समय हो ही रहा है। अक्सर ये शिकायत मतलब रहती फ़िल्म इंडस्ट्री में तो ये बहुत आम है कि अच्छे राइटर नहीं आ रहे हैं। तो अव्वल ये कि ये अच्छे राइटर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों वो दूर रहते हैं? और जो राइटर फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, अच्छे, बुरे, औसत जैसे भी मानें, क्या वाक़ई इनका फ़िल्म इंडस्ट्री में सम्मान है? आपका लगातार आना-जाना है फ़िल्म इंडस्ट्री से तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं। आप बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मिलते हैं। कहाँ ये बात हो रही कि अच्छे राइटर जो हैं नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? और सचमुच क्या इंडस्ट्री चाहती कि वो आएँ? क्या उनके लिए सचमुच सम्मान है इंडस्ट्री के लोगों के मन में? देखिए वो अ, ऐसा है कि अ, एक तो हिंदी साहित्य और हिंदी सिनेमा 2 जी, बहुत दूर की दुनियाएँ हैं, 2 दुनिया अलग हैं। एक दुनिया ओके, जो है बम्बई में है, जो हिंदी रीजन नहीं है। बम्बई हिंदी का इलाका नहीं है। नहीं है। साहित्य जो है वो हिंदी के इलाके में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हुँ? दोनों के बिल्कुल। बीच में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का अंतर है। ना भौगोलिक अंतर है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। किताबों का अंतर मतलब साहित्य के पहुँचने का अंतर भी है और हिंदी में जो लिखा जा रहा है, उसको कितने फ़िल्म मेकर जो हैं, वो पढ़ते हैं। अगर आप ये अंदाज़ा लगाओ, किसी बड़े जी, फ़िल्म मेकर के आप पास जाके देखो कि हिंदी का कितना साहित्य है वहाँ, कितना पढ़ा हुआ है। तो आपको ये लगेगा कि शायद लगभग बहुत कम है ना? है ना? बिल्कुल। कुछ के पास होगा बहुत ज़्यादा, मैं कह नहीं सकता लेकिन आम तौर से नहीं। तो साहित्य पढ़ने का तो रिवाज नहीं है, हिंदी साहित्य पढ़ने का रिवाज है। अंग्रेज़ी ज़रूर पढ़ते हैं, है ना? हुँ, अंग्रेज़ी का ज़रूर बिल्कुल, पढ़ने का है। हाँ, जी, लेकिन अंग्रेज़ी में जो भी लिखा जा रहा है, जो भी लिखा जाता है, तो वो अंग्रेज़ी आमतौर से अंग्रेज़ी पाठक के लिए है और ठीक हिंदी बात है। फ़िल्मों का दर्शक जो है अंग्रेज़ी पाठक नहीं है ना? जी, तो उसके ऊपर आप जो फ़िल्म बनाते हो, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है ना? अच्छा, जी, दूसरी बात ये भी है कि किसी ने मुझे बताया था कि कुछ पुराने डायरेक्टर थे, वो ये करते थे कि राइटर्स को वो इनवाइट करते थे। कुछ ऐसा नहीं कहते थे कि आप क का हम कुछ लेना चाहते हैं या आप हमारे लिए लिखिए। उसने कहा हमारे साथ आइए आप, हफ़्ते 10 दिन बम्बई में रहिए हमारे साथ बातचीत कीजिए। तो उससे उनको बड़े फ्रेश आइडियाज़ जो है वो मिलते थे और पता चलता था कि लेखन में क्या हो रहा है। ये परंपरा नहीं है अब, खत्म हो गई। हुँ? जी, तो अच्छा दूसरी बात ये भी है कि ऐसे लेखकों की भी कमी है कि जो माध्यम को ध्यान में रख कर के कोई बात सोच पाएँ। जैसे आप राइटर से बात कीजिए, कहेगा अरे नहीं, नहीं, नहीं वहाँ क्या है, वहाँ तो बिल्कुल जो है व्यवसाय है और बिज़नेस होता है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कोई अच्छी बात उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि नहीं ऐसा नहीं है ना? जी। दूसरा कुछ भी है, जब दूसरा कुछ भी है, तो वो क्या है, कैसे है, क्या करना होगा वो उनको नहीं मालूम। तो ये दूरियाँ हैं, इस वज़ह से ये समस्या आती है साथ। जो दूरी भौगोलिक दूरी और पढ़ने-लिखने वाली दूरी ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती है। हम जिन लाहौर नई व्याख्या की बात करते हैं 90s में ये नाटक जो है देश और दुनिया में बहुत चर्चित हो गया था और 90s से होते-होते अब 2025 आ गया है। इतना लंबा समय लगा हिंदी के एक चर्चित नाटक को और बहुत प्यार किया जिसको लोगों ने पूरे देश और दुनिया में, सिनेमा के पर्दे तक आते-आते अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़िल्म रिलीज़ होगी। इसकी जर्नी कैसी रही इस नाटक के मंच से लेकर सिनेमा तक पहुँचने की? क्या इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स किए या सामने से आपके पास ऑफ़र आया?
क्या ये पहली बार में ही संभव हो गया या इसके बीच में भी कुछ पड़ाव थे? देखिए, पहले जो है सबसे पहले इस नाटक पर गोविंद निहलानी जी की नज़र पड़ी थी, है ना? अच्छा, जी, और वो ये चाहते थे कि इस पर वो फ़िल्म बनाएँ। ठीक, और ये भी तय है कि ये इस नाटक पर फ़िल्म बनाना कई अर्थों में मुश्किल है। एक तो ये कि ये कोई ही हीरो सेंट्रिक फ़िल्म नहीं है ना? हुँ, इसमें कोई जी, नायक पुरुष नायक नहीं है। हुँ? जी, बिल्कुल, ऐसे विषय जो है वो थोड़े-से मुश्किल हो जाते हैं। हुँ, दूसरा ये है कि पैसे का भी खर्चा था, है ना? तीसरी बात बिल्कुल, ये थी कि लाहौर में शूट करना चाहते थे वो। गोविंद जी चाहते ठीक, थे कि मैं लाहौर में शूट करूँ जी, और उनके दिमाग में और उनके और भी बहुत से काम थे। कुल हुँ, मिला-जुला करके ये हुआ कि लगभग कोई 10 साल के करीब 10-12 साल के पास कि उनके बाद ये विषय रहा। ओके, तो जब वो स्थितियाँ ऐसी बन नहीं पाई कि ये उसको उसको बनाएँ, तो ये फिर राजकुमार संतोषी जी के पास ये विषय आया, है ना? ओ जी, संतोषी जी जो है वो आप जानते हैं कि बहुत जिसे कहना चाहिए कि बड़े फ़िल्म मेकर हैं, बहुत सेंसिटिव फ़िल्म बिल्कुल, मेकर हैं, बहुत बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं। ख़ैर, तो वो ये चाहते थे कि मैं इसके ऊपर ऐसी फ़िल्म बनाऊँ जो मेरे दिमाग में है। मतलब उसके लिए इतनी फंड चाहिए थे, रिसोर्सेज़ चाहिए थी, पैसा चाहिए था। उन्होंने सब्जेक्ट पर बहुत लोगों से बात की। अब बड़े से बड़े वो लोगों के पास वो गए, उनको उनको समझाया क्या है। लेकिन चूँकि ये मेनस्ट्रीम सिनेमा सब्जेक्ट से थोड़ा-सा अलग हटा हुआ सब्जेक्ट है, तो बहुत लोगों की समझ में आया नहीं। उन्होंने कहा, "नहीं राज जी, ये आप क्या कर रहे हो? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये बात।" तो इसको भी कोई 10-12 साल हुए, है ना? ओके, हाँ, बिल्कुल, 10-12 साल से वो कोशिश में थे लगे हुए। वो सब्जेक्ट उनको इतना प्यारा था उनके लिए और है उनके लिए इतना प्यारा कि वो कहते थे किसी कीमत पर भी मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा उसके ऊपर। उसके बाद फिर ये आमिर साहब उनको मिले, तो उनकी जो डिज़ायर थी राज जी की कि ये मुझे इस तरह फ़िल्म बनाने के लिए मिले कि कोई बंधन ना हो किसी तरह का, है ना? मैं जो दिखाना जी, चाहता हूँ, जो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो सब क्रिएट कर सकूँ। तो वो उनको ये मौका मिला और उन्होंने फिर इस फ़िल्म को बनाया। तो ये कहानी रही छोटी-सी यहाँ तक हुँ, पहुँचने की। ठीक है। तो फ़िल्म तो अब शूट हो ही चुकी जो खबरें आ रही हैं। अ, आपका तालमेल इसकी राइटिंग में कैसा रहा संतोष जी के साथ में? क्योंकि उनकी जो फ़िल्में आती हैं वो होता है कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गांधी गोडसे जो फ़िल्म थी उसमें भी ये था नाटक आपका है, फिर उसमें ये था बेस्ड ऑन प्ले। तो क्या यहाँ भी उसी तरह से रहेंगी कि नाटक आपका लिखा है लेकिन फिर स्क्रिप्ट और बाकी सारा काम उन्होंने किया है? देखो इसमें ये है कि नाटक मेरा है, स्क्रीन प्ले उनका है। हुँ? ओके, स्क्रीन प्ले उनका है, डायलॉग्स में हम दोनों का नाम है ना? ओके, क्योंकि डायलॉग्स में बहुत से डायलॉग जो है नाटक से सीधे-सीधे ले लिए हैं, है ना? बिल्कुल। बहुत से डायलॉग्स जो है वो उन्होंने बनाए हैं, है ना? तो जी। इसलिए ये मतलब क्रेडिट में ये रहेगा, इस नाटक पर आधारित है और डायलॉग में दोनों लोगों के नाम है। ठीक है, कोई उसमें अ, प्रॉब्लम नहीं, कोई हाँ। कोई दिक्कत नहीं। ये विभाजन 1947 लाहौर की कहानी, विभाजन के दौर की कहानी, आप 1946 में आपका जन्म हुआ। तो हुँ। आप तो बहुत छोटे से थे, मतलब हम मान सकते हैं कि आप उस समय में हुए हैं आज़ादी से पहले, लेकिन 1 साल का बच्चा क्या महसूस करेगा, क्या देखेगा? लेकिन फिर भी आने वाले जो भी 10-12 साल थे, वो जो उस दौर की तरंगे रही, उसको बहुत आपने महसूस भी किया होगा। ये जो कहानी है लाहौर वाली, ये आपने कब लिखी? इस नाटक को कब लिखा? ये कैसे आप तक आई ये कहानी? देखो ऐसा है कि कहानियाँ एक एक सोर्स से नहीं आती हैं।
है ना? जी, उसका एक माध्यम नहीं होता है। आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा, आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ महसूस किया, हुँ? आपने जी। कुछ कल्पना की। ये सारे फैक्टर जो हैं वो मिल जाते हैं। ये सारे फैक्टर जब मिल गए, तब आपको कोई सूत्र मिलता है हुँ, और वो जो सूत्र मिलता है, वो सूत्र जो है वो फिर आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लॉजिकली, है ना? स्थितियों के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, लोगों के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें आके जुड़ती रहती हैं। उसमें नासिर काज़मी आके जुड़ गए, जी, उसमें वो पहलवान आके जुड़ गया, उसमें ये जुड़ गया, उसमें तो वो फिर चीज़ें जो हैं, वो जुड़ती चली जाती हैं। तो ये एक जो नाटक लिखने का जो पूरा अनुभव है, इस अनुभव में बहुत सी चीज़ें जो हैं शामिल हैं। कोई एक चीज़ नहीं है, कह सकता मैं। तो जैसे जो लोग पाकिस्तान से लौट के आए, उन्होंने क्या बताया, मैंने क्या पढ़ा, वहाँ जो शायरी हो रही थी, वो शायरी कैसी शायरी थी, वो लोग क्या सोचते थे। टू नेशन थ्योरी के बारे में कुछ उनको समझ में नहीं आता था कि भई क्यों देश क्यों बँटा है हमें पता नहीं, हुँ, हमारी समझ में नहीं जी। आता। तो ये सारे फैक्टर थे जिनसे ये कहानी जो है वो पैदा होती है, जन्म लेती है। जी। पर इस कहानी के मूल में वो जो बूढ़ी महिला है, हुँ। जो लाहौर में उसका घर है या हवेली है, जो उसको नहीं छोड़ना चाहती है। हाँ, उसका हाँ। ये है कि नहीं मैं यहीं मरूँगी वाला जो थॉट होता है, क्या वो रियल है? क्योंकि ये सवाल आजकल देखो बहुत ऐसा आता है है हर फ़िल्मों के साथ। जी, देखो ऐसा है कि ये बात जो है कि अ, ऐसे लोग लाहौर में थे। ओके। जैसे एक लाहौर में एक और पर्सनैलिटी थी, सरदार भगत पूरन सिंह, जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सेवा करना उनका धर्म था और वो केले के छिलके उठाया था करते थे पूरे शहर से और जा कर के उसको डस्टबिन में डालते थे और गुरुद्वारे में जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे। उनका केवल काम ये था कि पूरे शहर से इसी तरह से लोगों ने बताया मुझे और कि एक औरत भी ऐसी थी, जो जी, इस तरह की औरत आपको जो है वो क्या कहना चाहिए उसमें भी मिल जाएगी, गर्म हवा में। जी। गर्म हवा में है ना, कि वो जाना नहीं हाँ, है। चाहती, है ना? नहीं जाना चाहता। तो जी, हाँ, जहाँ गर्म हवा में जाना नहीं चाहती। ये भी एक औरत है जो जाना नहीं चाहती है, रह गई है। तो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, बहुत सी कहानियाँ मैंने पढ़ी, देखी, सुनी, लोगों से बात की। तो कुल मिला-जुला करके ये कैरेक्टर जो है, वो एक टाइप है। मतलब इसको आप ठीक। टाइप कह हाँ, सकते हो कि इस टाइप के और भी कैरेक्टर्स हैं। तो ये एक टाइप कैरेक्टर बना है, जिस टाइप कैरेक्टर को इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी दी है, कोशिश करके मैंने कि उसको कैसे उसको टाइप को एक बनाया जाए, पर्सन बनाया जाए, है ना? ये है। जी। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अब तो एक बहुत एक बड़ी पीढ़ी ऐसी है जिसने उस दौर को नहीं देखा है। जब वो हुँ, फ़िल्म ये देखे, जब ये फ़िल्म आए, लोगों ने नाटक देखा, मैं फ़िल्म की बात करता हूँ, आज की नई जनरेशन है। जब वो थिएटर में ये फ़िल्म देखकर निकले, तो उसके मन में क्या विचार रहे? कौन-सी बात उसके मन को छुए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि बिल्कुल। 75 साल से ज़्यादा की देखिए दूरी बहुत होती है। देखिए, दर्शक जब निकलेगा तो उसके मन में एक विचार होगा कि जो एक प्रकार से मानवता है ना? वो जी, मानवता जो है वो किसी भी देश की सीमा, किसी भी भाषा, किसी भी विश्वास से बड़ी होती है, मानवता बहुत बड़ी। दूसरा जी, ये होगा कि जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस जो है, जो इन जो जो सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है,
तो टॉलरेंस का लेवल जो है कितना ऊँचा होना चाहिए किसी समाज में, है ना? तीसरा ये होगा कि धर्म के नाम पर कुछ लोग हैं कि जो दुनिया को, देश को, समाज को मिसगाइड करते हैं। तो ये समाज जो धर्म के मर्म को समझना ज़रूरी है, कि वास्तव में धर्म है क्या? ये कुछ गुंडों द्वारा बताई गई चीज़ नहीं है, है ना? तो ये जो एक यूनिवर्सल और ह्यूमन पूरी क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जो आजकल का बहुत बड़ा विषय है, जी, जिसके ऊपर बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस ने भी बहुत काम किया है, कि 2 अलग-अलग संस्कृतियाँ जब मिल रही हैं, तो उनका मिलाप की प्रक्रिया जो है क्या होती है, कैसी होती है? तो इसमें भी नाटक में भी 2 संस्कृतियाँ मिल रही हैं, है ना? जी, तो बिल्कुल, हाँ। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दर्शक के मन में जाएँगी और एक पॉज़िटिविटी सामने आएगी। तो ये होगा जब लोग इसको देख कर के बाहर निकलेंगे और ज़ाहिर है इमोशनल भी है, तो बिल्कुल, नाटक हाँ, देख कर के जब लोग रोए हैं, है ना? बिल्कुल, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये फ़िल्म देख कर के क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं आपको रोने वाली एक घटना बताऊँ, सिडनी में ये जी, नाटक हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में। जी, जी। वहाँ एक हस्बैंड वाइफ आए, तो वाइफ जो थी उनकी, उनको आई डक की बीमारी थी, आँखें सूखी रहती थीं और वो अच्छा। लोग दोनों हस्बैंड वाइफ पाकिस्तान के थे, मुहाजिर। हुँ, उसकी वाइफ ने जब इस नाटक को देखा, तो पता नहीं क्या याद आया उसको कि वो रोने लगी, आँसू आ गए आँख में, इतना रोई कि ओहो! अगले दिन जब ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि वो ऑपरेशन की अब ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत नहीं है क्या क्योंकि वो नर्व जो है इमोशनल प्रेशर से खुल गई, जिस नर्व को हाँ, ऑपरेशन से खोलना था। तो कहने का मतलब ये है कि जो जी, एक ह्यूमन इमोशंस हैं, वो नाटक हुँ, को एक ऐसी गति देते हैं कि ये कोई भी निर्देशक करे इसको मंच के हुँ, ऊपर, कोई भी निर्देशक करे, कैसा करे, लेकिन ये कि देखने वाले जो हैं, वो आपको हॉल हमेशा भरा हुआ मिलता है दिल्ली में जभी भी इसके शो हैं, बिल्कुल। देखिए आप तो लोग आपको देखते हुए मिलेंगे। जी। मैंने तो जबलपुर में देखा था जिन दिनों हम कॉलेज में पढ़ते थे, पहली बार तब देखा था, तो तभी हाँ, से वो चीज़ें याद है। आखिरी हाँ। में बस मैं आपसे 2 छोटी-छोटी बातें जानना चाहूँगा आपका और अब समय नहीं लूँगा। एक तो इस नाटक का जो मूल टाइटल है, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मया ही नहीं। ये लाइन क्या मतलब ऐसा क्या है लाहौर में कि मतलब अगर उसने किसी ने लाहौर नहीं देखा तो वो जन्मा ही नहीं? देखिए ये क्या बात है? जी। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के 2 बड़े प्रिय शहर थे हुआ करते थे। एक था जी, कलकत्ता और एक था लाहौर, क्योंकि दोनों ने उनको बचाया था, अंग्रेज़ों को। ओके, हाँ, बचाया इन द सेंस इतिहास में कभी। इतिहास और में, इन हाँ, दोनों शहरों के आप ये देखिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले बनी थी, है ना? जी, जी, पंजाब में जो संगीत था, पंजाब में जो पब्लिकेशन था, जैसे बड़े-बड़े हिंदी के पब्लिशर आज जो हैं, जी, राजपाल वगैरह ये सब पंजाब में थे। ठीक है, हिंदी के बड़े लेखक देवेंद्र सत्यार्थी से लेके अश्क जी से लेके सारे लोग जो हैं वहाँ थे। तो म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, एजुकेशन हो, फैशन हो, खाना-पीना हो, ये सब जो है लाहौर को माना जाता है कि इसे सिटी ऑफ हाई कल्चर, ओके, एक हाई कल्चर का जी, प्रतीक था। तो नाम ये है कि जिसने वो हाई कल्चर नहीं देखा, नहीं हुँ, जानता है, जो सभ्य नहीं है, जिस आदमी के अंदर सभ्यता नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुँ, हुआ, वो जानवर है या पैदा हुआ ही नहीं। उसको हम मनुष्य नहीं मानेंगे। तो ये हुँ, नाम जो है ये लाहौर से इसका मतलब नहीं है ताल्लुक। जो जी, लोग जी, समझते हैं कि लाहौर से कोई ताल्लुक है, ये इसका हुँ, संबंध जो है वो आदमी के मनुष्य के सुसंस्कृत होने से है, कल्चर्ड होने से है, कि जो कल्चर्ड है वही महत्वपूर्ण है, वही आदमी। जी। कल्चर्ड होने की बात चली, आखिरी सवाल आपसे लूँगा जी, जी, जी। कि टॉलरेंस की भी बात की इस बीच में। अब क्योंकि हम तो फ़िल्मों का जर्नलिज़्म करते हैं और तमाम चीज़ें देखते हैं, खबरें छोटी-बड़ी सब पर नज़र रहती है। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग
नहीं चाहते कि इस फ़िल्म का टाइटल लाहौर या लाहौर 1947 रहे। और ऐसा हमने देखा है, कई दुकानों को बंद कराया गया, कई जिनके नाम कराची पर थे या जिनके नाम लाहौर पर थे या जिनका कोई भी कनेक्शन पाकिस्तान से नज़र आता था, ऐसे जो भी ब्रांड्स थे, वो सारी चीज़ों का विरोध हुआ। तो कहीं न कहीं इस तरह की सुगबुगाहट हमको देखने सुनने को मिलती, खबरें भी आई हैं। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आप चाहेंगे कि इसका टाइटल बदला जाए या इसका टाइटल इसी तरह से रहना चाहिए, तो उसके पीछे फिर तर्क क्या है? क्योंकि टॉलरेंस की भी बात हुई है। देखो, एक तो मैं पूछूँ आपसे कि सिंधु नदी को क्या हमने डिसोन कर दिया? क्या जी, हमने जो है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की संस्कृति को हम नहीं मानते, हमारी है? मानते हैं ना? तो ये मानते बात भी जो है वो अज्ञानता की है। अज्ञानता की है, पॉलिटिकल मूव होता है, लोगों को अपना नाम वो करना है, बढ़ाना है और शहर के नाम से कुछ नहीं होता है। आपको एक रोचक बात बताऊँ कि लाहौर नाम का एक इलाका या एक शहर तो नहीं, एक गाँव अमेरिका में है। जी। अमेरिका में कोई मुझे ले गया, उसने दिखाया लाहौर। मैं आपको भेज ओके। सकता हूँ उसकी फ़ोटो। ख़ैर, तो जी, कहने जी। का मतलब क्या है कि देखिए, चीज़ को देखो कि कंटेंट क्या है, कह क्या रहा है, नाम में क्या रखा होता है ना? और फिर ये सही है है। कि ये आज़ादी से ये लगभग उस क की कहानी है कि वो आपके देश का हिस्सा था। पूरे उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा शहर था, है ना? तो बिल्कुल, वो कोई कोई मतलब पाकिस्तान के पक्ष में कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, और फिर ये है कि आपकी राजनीति तो जब चाहती है किसी भी पड़ोसी देश के साथ कुछ भी किसी भी तरह से कुछ भी संबंध बन जाए, है ना? राइटिंग बिल्कुल, क्यों ना बनाए भई, राइटर क्यों नहीं बनाए? और आप ये सही देखिए है। कि चंडीगढ़ में पंजाबी जो पढ़ाई जाती है, उसमें पाकिस्तानी पंजाबी कहानी का एक चैप्टर है। अच्छा, ओके, पाकिस्तान ये की नहीं पता था पंजाबी मुझे। कहानी का एक अध्याय है। ओह! तो आप ये लिंकेजेस जो हैं उनको नहीं खत्म कर पाएँगे, कैसे तोड़ेंगे आप लिंकेजेस को, है ना? तो बिल्कुल, ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अज्ञानतावश हो जाती है और इसका उद्देश्य कुछ और होता है। लाहौर या पाकिस्तान होता नहीं है, कुछ और ही होता है। आपसे ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे बातें करते हुए। मेरा मन है कि इसे और बातें करूँ लेकिन समय की सीमाएँ हैं और निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी जो है आपसे और बात करना चाहेंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अब जब फ़िल्म आए, उस वक़्त एक बार जो है ज़रूर आपसे जुड़ें और इस पूरे मामले पर और जब फ़िल्म देख लेंगे हम तब उस पर भी बात करें। लेकिन ज़रूर, आज आपने जिस तरह से साहित्य, सिनेमा, फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर की चीज़ें, लेखक की जो अपनी सीमाएँ हैं, सिनेमा की अपनी जो सीमाएँ इन सब पर बहुत ज़रूरी बातें बताई। मुझे लगता है जो हमारे यंग दर्शक हैं उनके लिए उनके भी ये बहुत काम आएँगी। तो आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया बात करने का, बहुत धन्यवाद।